Complete Edu. It's all about learning. हेलो स्टूडेंट्स, कंप्लीट एजू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है, जो हमने कल जो टॉपिक किया था उससे नेक्स्ट अपने उसका पार्ट लेकर के आए हैं विषाणु के बारे में। पिछली वीडियो में हमने विषाणु की रासायनिक संरचना, उसके संगठन के बारे में बात की थी, उसके हिस्ट्री के बारे में बात की थी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो उसके वर्गीकरण और उसके जो महत्व है या आर्थिक रूप से लाभदायक, हानिकारक और कौन कौन से मानव में रोग जो है वो इन वायरस के द्वारा फैलते हैं, उसके बारे में बात होगी। सबसे पहले वायरसेस के बारे में अपने स्टडी करते हैं तो एक वर्गीकरण की बात आती है कि वायरस जो है इनका क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे होता है। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे वायरसेस हैं, रोज़ नए नए वायरस म्यूटेशन के द्वारा बन रहे हैं। कहते हैं कि कुछ लोग लैब्स में भी तैयार कर लेते हैं। ये इस प्रकार की बातें वर्तमान सिचुएशन में चल रही है। तो हर रोज़ अपने कोई ना कोई नया वायरस फाइंड होता है, तो उनका नाम कैसे रखा जाए या उनका किस प्रकार से नामकरण किया जाए, उसमें क्या होता है, एक संस्था बनी हुई है ICTV नाम से, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। एक संस्था बनी हुई है जिसका नाम है ICTV या इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस के नाम से। इस कमेटी ने वायरस के नामकरण के लिए कुछ एक सिस्टम निर्धारित किया, एक पद्धति निर्धारित की है। उसके अनुसार ही वायरस के नाम रखे जाते हैं। कुछ वायरस जो परंपरागत रूप से चल रहे हैं, जैसे कि TMV है या पॉक्स है या हेपेटाइटिस वायरस है, ये पुराने टाइम से चल रहे हैं। तो एक तो वायरस का, इसमें दो मेजर पद होते हैं। बेसिकली क्या है, अपने जो अन्य जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका नामकरण जब करते हैं तो द्विनाम पद्धति को फॉलो करते हैं कि एक शब्द वंश का होता है, एक शब्द जाति का होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन वायरसेस के अंदर अपने इस प्रकार से डिसाइड नहीं कर सकते। द्विनाम पद्धति वायरस वर्गीकरण या नामकरण के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसीलिए एक नई पद्धति का विकास किया गया, जिसके अंदर दो पद बनाए गए या दो स्टेप होते हैं वायरस के नाम के। एक पहला पद है और एक दूसरा पद है। पहला पद जो होता है उसके अंदर वायरस का प्रचलित जो नाम है, यानी कि जो नॉर्मल जो नाम लोग लेते हैं, जो वो प्रचलित नाम है। दूसरा जो नाम होता है उसके अंदर वायरस की जेनेटिक और मॉलिक्यूलर यानी कि आनुवंशिक और आणविक जानकारी होती है कि वो RNA बेस्ड है या DNA बेस्ड है, उसकी शेप कैसी है या उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, या RNA या DNA है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है। इस प्रकार से उसके अंदर चीज़ें डिसाइड होती है। इस दूसरे पद के लिए एक स्पेसिफिक नाम लिया जाता है। इस नाम को कहा जाता है क्रिप्टोग्राम। इस नाम को आप जरूर याद रखें कि क्रिप्टोग्राम क्या है, कि वायरस की जो नामकरण पद्धति का जो दूसरा पद होता है, एक तो पहला पद है, एक दूसरा पद है। दूसरे पद को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोग्राम कहा जाता है, जिसमें उसकी जेनेटिक और मॉलिक्यूलर जो है जो जानकारी है वो उसके अंदर दी होती है। तो ये बात याद रहेगी। अब वर्गीकरण किस किस का फेमस है, वायरस के वर्गीकरण का, तो आपको याद रखना है कि सबसे फेमस जो आजकल प्रचलन में है और जिसको सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है वो है LHT वर्गीकरण। तीन साइंटिस्ट थे, लॉफ, हॉर्ने और टॉर्नियर। इन तीनों का नाम का जो पहला जो सिंबल है या पहला जो लेटर है वो लेकर के एक LHT वर्गीकरण पद्धति को कहा जाता है। इन्होंने वर्गीकरण दिया था। इनका वर्गीकरण जो था वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल पे बेस्ड था कि जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर कौन सा है, कि अगर किसी वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA है तो उसको
जो है वो डीऑक्सीराइबोवायरा कहा गया, और जिसके अंदर आरएनए है उसको राइबोवायरा कहा गया था। 2 गण बनाए थे, उसके बाद उनकी क्लासेस भी आगे, यानी 2 ऑर्डर फिक्स किए थे, उसके बाद में उनकी 2 क्लासेस आगे भी बनाई गई है, लेकिन इतने डिटेल में अपने को नहीं जाना। इसके अलावा यानी कि अगर पूछा जाए कि वायरस का फेमस वर्गीकरण किसका है, तो LHT का फेमस है। इसके अलावा जो है वो बाल्टीमोर और होम्स 2 ऐसे साइंटिस्ट और थे जिनका वर्गीकरण प्रचलन में है, किसका, वायरस का। तो ये भी आप याद रखेंगे कि वर्गीकरण किस किस का फेमस है। अब बात करते हैं अपने वायरस में, एक शब्द आता है रिट्रोवायरस। पूछा जाता है कि रिट्रोवायरस क्या है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, रिट्रोवायरस ये आरएनए बेस्ड वायरस होते हैं, यानी कि जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल जिनका आरएनए होता है उन्हें रिट्रोवायरस कहा जाता है। इन एंजाइम्स, इन वायरसेस के पास क्या होता है कि ये आरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है, जो आरएनए का जो फ्रेगमेंट होता है, उसके ऊपर डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। याद रखना, आरएनए के खंड पर डीएनए का फॉर्मेशन। आपको अगर पता होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो हम जानते हैं कि जब डीएनए के खंड के ऊपर आरएनए का सिंथेसिस होता है, जब डीएनए पर आरएनए का सिंथेसिस होता है, अपने जानते हैं जो सेंट्रल डोगमा है उसमें अपने पढ़ते हैं कि डीएनए के फ्रेगमेंट पर जब आरएनए का सिंथेसिस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन या हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रोसेस होती है। लेकिन ये तो एक सिंपल ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन आरएनए के खंड पर जब डीएनए का निर्माण हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो इनके अंदर क्या होता है, इस ट्रांसक्रिप्शन को क्या कहते हैं अपने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो इन रेट्रोवायरस के अंतर्गत होता है, और इसमें एक एंजाइम भी काम में आता है। वो एंजाइम कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है जिसपे क्या होता है कि जिसकी सहायता से जी आरएनए जो है वो डीएनए को अपने ऊपर क्या कर लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है। अब रिट्रोवायरस के एग्जांपल पूछे जाते हैं कि कौन सा रिट्रोवायरस है। हम जानते हैं कि एक जो अपना जो वायरस होता है एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी जो वायरस है वो क्या है, एक रिट्रोवायरस है, आरएनए बेस्ड है। इसके अलावा आजकल जो चल रहा है अपना कोविड-19 या जिसको अपने क्या कहते हैं, कोरोना वायरस, ये भी क्या है, एक रिट्रोवायरस है, आरएनए बेस्ड है। इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो थोड़ी बात होगी रिट्रोवायरस के ऊपर कि रिट्रोवायरस क्या होता है, तो ये भी याद, एचआईवी और कोविड दोनों आप ध्यान रखेंगे कि रिट्रोवायरस है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं वायरस का संचरण। संचरण कह दो, संक्रमण कह दो, वायरस फैलता कैसे है। देखो अपने एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वायरस क्या होते हैं। वायरस जो है वो ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट, या हिंदी में क्या कहते हैं, अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी। अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी। क्या मतलब हुआ अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी का, यानी सिंपल सी बात है कि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है जीवित रहने के सिवाय किसके, कोशिका के अंदर। जब ये किसी सेल के अंदर होंगे, किसी कोशिका के अंदर होंगे, तभी इनके अंदर वृद्धि और जनन की प्रोसेस होगी, अदरवाइज ये डेड होते हैं। अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होते हैं, योजक कड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसीलिए इनका क्या है, संचरण जरूरी है कि एक जीवित चीज से दूसरी जीवित चीज में ये पहुंच कैसे जाते हैं, या एक सेल से दूसरे सेल में कैसे पहुंच जाते हैं। तो क्या क्या तरीके हैं, देखो वायु द्वारा संचरण सबसे कॉमन है।
कि वायरस का संचरण किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा हो जाता है। जैसे कि अपने जो इन्फ्लुएंजा वायरस है या जो अभी कोरोना जो वायरस है, उसमें क्या है कि कोरोना वायरस चलो ज़्यादा देर तक नहीं जा सकता, कि जब इंसान दूसरे इंसान की जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी कि छींक मारता है या खांसता है, तो उसकी ड्रॉपलेट्स क्या है, हवा में आ जाती है, और अगर कोई व्यक्ति उस हवा में सांस लेगा, उसका गैप थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा ज़्यादा फैलने का चांसेस रहते हैं। उसके अलावा जो है वो किसके द्वारा फैल सकता है, वाटर के द्वारा, यानी कि पानी के द्वारा। अगर किसी वायरस संक्रमित पानी को पी लिया जाए तो भी वायरस ये प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा ये मिट्टी के द्वारा भी कुछ वायरस है, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा, अगर दूसरे वायरस की बात कर रहा हूँ कि मिट्टी के अंदर भी वायरस क्या लंबे समय तक पड़े रह सकते हैं। अगर उस मिट्टी को दूसरी जगह जाती है तो वहाँ पर जा कर के क्या कि उसमें से भी वो वायरस वहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको इन्फेक्ट कर सकती है। इसके अलावा जो है बीज जो होते हैं, सीड्स हैं, बीज हैं, उनके द्वारा भी, बीज है वायरस से संक्रमित, वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा स्पर्श के द्वारा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूता है, छूने से ये वायरस क्या है, फैल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ वाहक होते हैं, वायरसेस के वाहक होते हैं, जैसे कि मच्छर है, ठीक है, मच्छर है, जैसे कि डेंगू का वायरस है वो एडिस एजिप्टाई जो मच्छर है उसके द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करें अपने कि जो लैंगिक संपर्क है, लैंगिक संपर्क या जो सेक्सुअल जो बॉन्डिंग है उसके द्वारा क्या हो सकता है, वायरस का फैलाव हो सकता है, जैसे कि HIV फैलता है। और क्या हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को संक्रमित नीडल लगा दी जाए, सुई लगा दी जाए वायरस से संक्रमित वाली, और कि किसी व्यक्ति को अगर ब्लड चढ़ा दिया जाए, संक्रमित व्यक्ति का दूसरे को ब्लड चढ़ा दिया जाए, तो ये वायरस से फैलने के कारण हो सकते हैं, ये वायरस इससे संचरित होता है। अब इसके बारे में अपने नॉर्मल बात थी, सबको लगभग पता ही होती है। जो मेन बात आती है वायरस के आर्थिक महत्व की, कि इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, या अगर आम भाषा में बात करें तो इनके क्या तो लाभ हैं और क्या इनकी हानि है। तो सबसे पहले अपने देखो बात करते हैं लाभ की। जैसे तो वायरस क्या होते हैं कि ज़्यादा लाभदायक तो मुश्किल से होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक वायरसेस हैं जो लाभदायक भी होते हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं लाभदायक की, कि ऐसे वायरस जिनसे हमें लाभ होता है, जिनसे हमें प्रॉफिट हो सकता है, हमें कोई एडवांटेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अपने पहली बात करते हैं कि कुछ एक फसल पीड़क होते हैं, यानी कि जो पेस्टिसाइडर्स होते हैं उनके रूप में इनका यूज किया जाता है, जो कीटों वगैरह का जैविक नियंत्रण करते हैं। जैविक नियंत्रण समझे, यानी कि ये वायरस कीटों वगैरह आदि को क्या करते हैं, समाप्त करने में हेल्प कर सकते हैं फसल पीड़क के रूप में, या जो पेस्टिसाइडर्स है उसके रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि एक वायरस होता है बैक्यूलो वायरस, बैक्यूलो वायरस, बैक्यूलो वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके द्वारा फसल पीड़क का या पेस्टिसाइड्स का उपयोग लिया जाता है। इसके बाद में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है गंगा जल वाली, कि गंगा जल, हम जानते हैं कि हमारे देश में गंगा कितनी पवित्र नदी मानी जाती है और क्या उसका महत्व है। तो गंगा का जल खराब क्यों नहीं होता, गंगा जल शुद्ध क्यों कहते हैं, कि गंगा जल इतना शुद्ध होता है कि खराब क्यों नहीं होता। कारण है कि गंगा जल लंबे समय तक सड़ता नहीं है। अगर वो रुक भी जाए ना कहीं पर, जैसे कोई पानी कहीं रुक जाता है तो सड़ जाता है, लेकिन गंगा जल अगर रुक भी जाए ना तो भी, अगर शुद्ध गंगा जल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आजकल के दौर में क्या है कि गंगा में बहुत सारा प्रदूषण हो गया, इतना प्रदूषण हो गया है कि अब वो जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो अभी उस पर काम नहीं कर सकती। वो गंगा में हर जगह नहीं पाया जाता, हाँ कुछ जगह पर जहाँ पर गंगा निकलती है या जहाँ पर गंगा शुद्ध चल रही है बिल्कुल, वहाँ पर वो चीज़ देखने को मिल सकती है। गंगा जल खराब क्यों नहीं होता, कोई चीज़ खराब होने के पीछे कारण क्या है, बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया उसको खराब करते हैं, सड़ाते हैं, ठीक है। तो गंगा जल के अंदर एक वायरस पाया जाता है, जिस वायरस को आप जानते हैं क्या नाम है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस है जो गंगा जल के अंदर बहुत मात्रा में पाया जाता है, और उसकी वजह से गंगा जल में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है। क्योंकि बैक्टीरियोफेज किसको संक्रमित करता है, बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। मैं फिर कह रहा हूँ, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस नॉट अ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियोफेज कर रहा है। इसके अलावा क्या है, बैक्टीरियोफेज के और भी यूज हो रहे हैं,
और भी यूज़ हो रहा है बैक्टीरियोफेज का। कुछ बैक्टीरियोफेज को स्पेस में यूज़ किया जाता है, अंतरिक्ष में जब साइंटिस्ट जाते हैं वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस में क्या इस्तेमाल होता है, ये विकिरण संकेतक के रूप में यूज़ किए जाते हैं। विकिरण संकेतक या जो रेडिएशन जो इंडिकेटर होते हैं उनके रूप में इनका उपयोग किया जाता है। किसका, बैक्टीरियोफेज का। इसके अलावा जो रिट्रोवायरस मैंने अभी भी आपको बताया था, रिट्रोवायरस वो भी काम में आता है लैब्स में जहां पर रिसर्च चल रही है, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में स्टडी करनी है कि जो मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो उसके अंदर प्रैक्टिकल के रूप में इनका यूज किया जाता है। जेनेटिक्स है, उससे संबंधित कोई शोध करना है तो रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है। जीन म्यूटेशन की स्टडी के दौरान भी रेट्रोवायरसेस का उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बेनिफिशियल जो वायरस है, यानी कि जिनके हम उनका क्या लाभदायक इस्तेमाल कर सकते हैं वो है। तो लाभदायक मैंने देखा कि फसल पीड़े के रूप में बैक्टीरियोवायरस है, गंगा जल खराब नहीं होता बैक्टीरियोफेज की वजह से। स्पेस में बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो विकिरण संकेतक के रूप में, रेडिएशन इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। रिट्रोवायरस जो होते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और जीन म्यूटेशन आदि के संपर्क में या आदि उनको अपने स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। ये तो हो गए इनके लाभदायक प्रभाव जो कुछ एक थे। अब बात करते हैं इनकी हानिकारक प्रभाव, जहाँ से मुख्यतः प्रश्न आता है कि इनका क्या हानिकारक है या क्या ये कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वायरस क्या फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं। तो हम कुछ प्रमुख रोगों का बताते चलेंगे और उन रोगों के नाम मैं यहाँ लिखूंगा और उनका रोग कारक लिखूंगा। बिल्कुल जी, ये जो बात है ये आपको याद रखनी है कि कौन सा जो रोग है वो किस वायरस की वजह से हो रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूं मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाले रोग, मनुष्य में वायरस जनित रोग। उसके बाद में अपने पशुओं में और फसलों के अंदर जो वायरस जनित रोग है उनके बारे में बात करेंगे। मनुष्य में एक बड़ा ही फेमस रोग है, होता था, आजकल तो हम इससे उन्मूलित हो चुके हैं, यानी इससे अपने छुटकारा पा चुके हैं। चेचक वायरस का नाम क्या है, पॉक्स विषाणु या चेचक। उसके बाद एक रोग होता है इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा। इसमें कौन सा है, ऑर्थोमिक्सो वायरस। ऑर्थोमिक्सो वायरस। इसके अलावा बात करें अपने तो खसरा जो रोग है, खसरा या जिसको मीजल्स कहा जाता है, इसका भी नाम ही क्या है, इस वायरस का नाम क्या है, मीजल्स वायरस। अगर अपने बात करें अपने आम भाषा में मीजल्स को क्या कहते हैं, तो अपने आम भाषा में क्या कहते हैं कि बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे के बॉडी के ऊपर या थोड़े बड़े लोगों को भी हो जाता है, कई बार ऐसे छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं। आम भाषा में क्या कह देते हैं उसको कि बच्चे को क्या निकल के आ गई जी, ओरी निकल आई। क्या निकल आई, ओरी कहते हैं, ठीक है, ओरी निकल आई। उसका वायरस कौन सा, इसको खसरा कह देते हैं, तो मीजल्स जो है वो है। इसके बाद अपने बात करते हैं एक बहुत ही भयानक रोग है पोलियो का। इसका वायरस का नाम क्या है जी, पोलियो जो है वो पोलियो वायरस से ही फैलता है। फिर बात करें अपने तो रेबीज़ की, रेबीज़ यानी कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है, इसका साफ सही नाम रेबीज़ का हाइड्रोफोबिया या जलातंक। क्या होता है कि संक्रमित कुत्ते या बिल्ली आदि से काट लेने से कई बार क्या होता है, इंसान के मुंह से लार गिरना, पागलपन हो जाना या कुत्ते वगैरह को हो जाता है, आमतौर से देखा जाता है। तो रेबीज़, ठीक है, तो रेबीज़ का जो वायरस है वो कौन सा है, रेब्डो वायरस। रेबीज़ का, रे से रेबीज़ और रे से आप क्या रख सकते हो, रेब्डो वायरस याद रख सकते हो। उसके बाद में बात करें अपने हेपेटाइटिस की, यकृत शोथ कहते हैं इसको, हेपेटाइटिस। इसके वायरस का नाम भी क्या है, हेपेटाइटिस ही है, हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। उसके बाद में अपने जो कॉमन कोल्ड होती है, सामान्य जो खांसी जुकाम जो है, ठीक है, कोल्ड या इसको सर्दी जुकाम भी कह सकते हैं अपने, सर्दी जुकाम, इसका जो वायरस है
वो है जी राइनो वायरस, या बड़ा ही फेमस है आजकल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, मैं फिर बता देता हूँ, कोरोना वायरस सामान्य सर्दी खांसी का वायरस है, लेकिन ये इतना खतरनाक क्यों हो गया है? क्योंकि इसने क्या कर लिया है? म्यूटेशन कर लिया है, उत्परिवर्तन कर लिया है, अपने गुणों को और ज़्यादा खतरनाक कर लिया है। उसके बाद अपने बात करते हैं पीला बुखार, येलो फीवर जिसको कहते हैं, पीला बुखार या येलो फीवर, उसका टोगो वायरस या फ्लैवी वायरस होता है। टोगो या फ्लैवी वायरस क्या है? उसके रोग कारक है। फिर बात करते हैं एड्स की। इसमें आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी एड्स में, क्योंकि कुछ एक अपडेट्स हैं। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, बात करते हैं अपने। एड्स वायरस का नाम आप जानते हो, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। इसके बाद में एक नाम और भी आता है इसका, जो है वो है HLV3, HLV3, ठीक है। इसको क्या कहता है? ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, क्या कहेंगे? ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस 3, ठीक है। ये नाम इसका लिया जाता है, या एक और नाम भी इसको लिया जाता है आजकल, LAV यानी कि लिम्फोडिनोथेरेपी, लिम्फोडिनोथेरेपी संबंधित वायरस, संबंधित यानी कि ए आ गया तो ए यानी कि एसोसिएटेड, ठीक है। लिम्फोडिनोथेरेपी वैसे एसोसिएटेड वायरस इसको कहा जाता है। इसके अलावा और वायरस से होने वाला रोग कौन सा है मनुष्य के अंदर? स्वाइन फ्लू है जी, स्वाइन फ्लू का H1N1 फ्लू ये होता है। उसके अलावा चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स जिसको कहा जाता है, यानी कि छोटे छोटे बॉडी के ऊपर दाने निकल आते हैं, ठीक है। तो चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो है वेरियोला वायरस है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के कई वायरस दर्ज होते हैं। एक और रहेगा जी डेंगू वायरस, जो है डेंगू जो रोग होता है, डेंगू या डेंगी जिसको कहा जाता है, एडिस एजिप्टाई जो मच्छर है उसके द्वारा फैला जाता है। तो डेंगू का जो वायरस है वो है डेंगी वायरस ही होता है, ठीक है, डेंगी वायरस। तो ये कुछ एक नाम है, इनको याद रखना है, ठीक है। एक होता है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस जो होता है वो क्या करता है? मनुष्य में श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करता है। एडिनो वायरस श्वसन तंत्र को क्षतिग्रस्त करता है, श्वसन तंत्र को, एडिनो वायरस श्वसन तंत्र को क्षतिग्रस्त करता है। एक होता है पेपो वायरस। पेपो वायरस ये मनुष्य में जो मस्से हो जाते हैं, मस्सो या जिनको वार्ट्स कहा जाता है, मस्से या वार्ट्स उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये स्टूडेंट्स था मनुष्य में होने वाले जो वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं उनकी एक छोटी सी लिस्ट थी, आपको इनको याद रखना है। निकट जो आगे आने वाले जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको फसलों के अंदर और जंतुओं के अंदर, यानी कि जो मनुष्य के अलावा जो दूसरे जो जानवर जो है पशुओं के अंदर जो होने वाले जो वायरस जनित रोग है उनके बारे में बताऊंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। थैंक यू।